हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एन एरोबिक्स ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़े थे कि इसमें एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, पायरुवेट बना। बट जब ऑक्सीजन अब्सेंट होगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी का बनना हमारी बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। दैट इज़ द डायग्राम। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। जैसे देखो, उसमें लास्ट का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट बन रहा था, बट यहाँ पे एंड का प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा? लैक्टेट बनेगा। मतलब एंड प्रोडक्ट मतलब एक ग्लाइकोलाइसिस से दो लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा जब ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट होगी, क्योंकि आरबीसी के पास कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ईस्ट है या फिर कुछ बैक्टीरियाज हैं। तो वहाँ पे कैसे हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है, और उस ग्लाइकोलाइसिस को हम एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। बेसिकली कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, और इसमें एंड प्रोडक्ट लैक्टेट बनती है। पूरी 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज से, और नेट गेन होता है 2 एटीपी का। वैसे बेसिकली 2 पायरुवेट्स 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन 2 यूज़ हो जाते हैं, तो इसमें नेट गेन जो है वो 2 एटीपी का होता है। ग्लूकोज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट, और पायरुवेट के बाद नो ऑक्सीजन की वजह से इट कन्वर्टेड इनटू अ लैक्टेट। इसमें क्या हो जाती है? लैक्टेट बन जाती है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है वो फॉर्म है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की अब्सेंस या फिर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से होता है। नॉर्मल कंडीशंस में जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड पे पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एसिटिल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर टीसी साइकिल फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है वो क्या होता है? फर्दर ऑक्सीडेशन होकर एक लार्ज अमाउंट में एटीपी को जनरेट कर लेता है। लेकिन जब ऑक्सीजन अवेलेबल्स नहीं होती, तब टिश्यू की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हो जाती है, तब पायरुवेट्स माइटोकॉन्ड्रिया में इनसफिशिएंटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। ऐसी सिचुएशंस में पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट होना पड़ता है, और इसी प्रोसेस को हम एनारोबिक कहते हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में जो है हमारा ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और 2 जो है नेट एटीपी का प्रोड्यूस होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 NADH मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होके 2 NADH का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीजन अब्सेंस में NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की एफिशिएंसी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। अगर NADH कंटिन्यूस एक्यूमुलेट हो तो NAD प्लस अवेलेबल्स ना रहे तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस स्टेप रुक जाएगी और ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पायरुवेट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की हेल्प से लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस रिएक्शन में NADH जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होके दोबारा NAD प्लस बनाता है। इसी लैक्टेट फॉर्मेशंस में मेटाबॉलिक प्रोसेस में एक्स्ट्रा ATP नहीं बनती, बल्कि NAD जो है वो डीजनरेट कर लेती है ताकि ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू हो सके। रिएक्शंस कैसे होता है? लैक्टेट का फॉर्मेशन बेसिकली होता कैसे है? तो एनारोबिक कंडीशंस में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शंस को इस तरह लिखा जाता है कि पायरुवेट प्लस NADH प्लस 2 जो है हमारा NADH प्लस हाइड्रोजन, जिसके बाद लैक्टेस प्लस NAD प्लस का रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा, और इस रिएक्शन में पायरुवेट रिड्यूस होके लैक्टेट बनाती है, जबकि NADH ऑक्सीडाइज्ड होकर NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। रीजनरेट NAD ग्लाइकोलाइसिस के लिए एसेंशियल होती है, इसीलिए ओवरऑल एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस को सिंप्लीफाई एक इक्वेशंस में लिखते हैं कि ग्लूकोज एरोहेड 2 लैक्टेट प्लस 2 नेट ATP। यहाँ याद रखने की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से सिर्फ 2 ATP का नेट गेन होता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के बिगनिंग में 2 ATP कंज्यूम्स हो जाती है और आगे चल के वो 4
एटीपी को प्रोड्यूस कर पाती है। कुछ जो है हमारे क्लिनिकल्स इम्पॉर्टेंट्स हैं हमारे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की। जैसे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्लिनिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन टिश्यूज़ में जहाँ ऑक्सीजन सप्लाई टेम्परेरी या फिर परमानेंट इनसफिशिएंट हो जाती है। जब किसी टिश्यू को एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है। सेल अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज़ करता है और इस सिचुएशंस में पायरुवेट का कन्वर्जन लैक्टेट में इंक्रीज़ हो जाती है। लैक्टेट की एक्सेसिव एक्यूमुलेशन टिश्यू के एसिड बेस बैलेंसिंग को डिस्टर्ब कर सकता है और जिससे लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। इसलिए टिश्यू हाइपरोक्सिया, पुअर परफ्यूजन्स और बहुत सारे मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में लैक्टेट लेवल क्लिनिकली काफ़ी यूज़फुल मार्कर हो सकती है। मैच्योर्स आरबीसी जो है वो एनारोबिक कंडीशंस में क्या करता है कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, इसलिए आरबीसी टीसीए साइकिल और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का यूज़ एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर पाता है। आरबीसी को अपनी एनर्जी के लिए ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है, तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के बावजूद मैच्योर आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट लैक्टेट हो जाती है। आरबीसी के लिए ग्लाइकोलाइसिस से मिलने वाली एटीपी मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, आयरन ग्रेडियंट, नॉर्मल सेल शेप मेंटेन फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इसेंशियल होती है। लैक्टेट और जो है हमारा बेसिकली जो है इंसुलिन्स जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के फेवर में होती है। वो एक एक्टिविटी 3 कीज ऑफ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है। ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट करती है ग्लाइकोलाइसिस को और फेवर में होती है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को। और हेमोलाइटिक एनीमिया अगर इनहेरिटेंट एंजाइम डिफिशिएंसी लाइक हेक्सोकाइनेज डिफिशिएंसी या फिर पायरुवेट काइनेज डिफिशिएंसी में ग्लाइकोलाइटिक पाथवे एंजाइम्स को हेमोलाइटिक एंजीमिया प्रोड्यूस होती है। कैंसर थेरेपी में फास्ट ग्रोइंग सेल्स रेट में ग्लाइकोलाइसिस काफ़ी हाई होता है जो कि प्रोड्यूस करता है मोर पायरुविक एसिड को और टीसी साइकिल्स को हैंडल करता है। एक्यूमुलेशन ऑफ पायरुविक एसिड जो है वो एक्सेस फॉर्मेशन करती है लैक्टिक एसिड्स की जो प्रोड्यूसिंग सीने लोकल्स लैक्टिक एसिडोसिस का फॉर्मेशन करती है। तो नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। आई आस्क यू अ क्वेश्चंस फॉर द बेसिक। फॉर एग्जांपल्स हम 10 से 12 घंटे तक खाना नहीं खाए हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, उसके बाद भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स कैसे मेंटेन होंगे, ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें लास्ट ऑफ द लेक्चर्स में दोगे कि अगर हमने 10 से 12 घंटे तक कुछ नहीं खाया है उसके बाद भी हमारा ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस को जब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ग्लूको प्लस नियो प्लस जीनेसिस, मतलब ग्लूको का मतलब ग्लूकोज और न्यू का मतलब होता है न्यू और जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज फॉर द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स is known as a gluconeogenesis. तो what is the definition of the gluconeogenesis? तो gluconeogenesis is the synthesis of glucose from lactates, pyruvate, glycerols and the glucosenic amino acids. अब क्वेश्चन आता है कि वेयर इट इज टेकन, कहाँ पे ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारी बॉडी में होता है, कहाँ पे हमारा नॉन कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है। तो हमें पता चला कि मेनली इन द लीवर सबसे ज़्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो लीवर में होता है, फिर उसके बाद ऑल्सो इन द किडनी और मोस्टली इन द साइटोसॉल। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं
जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्यों, क्या ज़रूरत है हमें अपने बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने का? बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ग्लूकोज इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो इसलिए ग्लूकोज इज़ इसेंशियल फॉर आरबीसी, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्केलेटन मसल्स ड्यूरिंग द स्टारवेशन। बॉडी फास्टिंग के टाइम में जब होती है, जब हमारी बॉडी फास्टिंग कंडीशंस में होती है, तो अपनी क्या करती है, ग्लूकोज फैक्ट्री को खुद चला देती है। जैसे फॉर एग्जांपल दैट हम लोग फास्ट हैं, इन 12 आवर्स से हमने कोई ग्लूकोज मटेरियल्स नहीं लिए हैं, तो हमारी बॉडी की जो ग्लूकोज फैक्ट्री है वो क्या होगी, खुद को चलाना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट टॉपिक, वेयर डज ग्लूकोज अकर? वैन, कब होता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारी बॉडी में? कब होगा, किस कंडीशन में होगा? तो जब हम क्या करेंगे, ओवरनाइट फास्टिंग, हमने पूरी रात फास्टिंग की हुई है, किसी मील्स के बीच में हमने एक लंबा गैप रखा हुआ है, या फिर जब हम किसी हैवी एक्सरसाइज वाले कंडीशन में हैं, स्टारवेशन की कंडीशन में हैं, हम हाई प्रोटीन डाइट्स को ले रहे हैं, या फिर जब लैक्टेट एक्युमुलेशन हो गया आफ्टर द एक्सरसाइज के बाद जब हमारी बॉडी में लैक्टेट एक्युमुलेशन हो जाता है, तो उस कंडीशंस में भी क्या होती है, हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस भी हैं, जैसे में डायबिटीज़ वाले कंडीशंस में देखा गया है, प्रोलॉन्ग्स फास्टिंग देखा गया है। जब आप उस कंडीशन में हो, जब आपको लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट दी जा रही है, तो इस समय भी हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस होते हैं। तो अगर आप डायग्राम्स को देख रहे होगे, तो दैट इज़ अ डायग्राम जिसमें क्या है, सबसे पहले जो हमारा लैक्टेट है, मान लो लैक्टेट से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल दैट ये किससे स्टार्ट हो रहा है, लैक्टेट से स्टार्ट हो रहा है। तो लैक्टेट से क्या हुआ, इट इज़ कन्वर्टेड, कहाँ लैक्टेट कहाँ पे गया, लैक्टेट कहाँ पे स्टोर हुआ? अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल्स में स्टोर हुआ, मसल से वो कहाँ पे जाएगा, हमारे लीवर में जाएगा वाया द ब्लड्स। जैसे ब्लड्स के थ्रू हमारे लीवर में गया, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ पायरुवेट। वो किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट्स में। अब यही लैक्टेट्स पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज से फिर एलानिन में कन्वर्ट हो रहा है, फिर पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो, अगर हम बात करें कि क्या प्रिकर्सर होते हैं, कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर होते हैं जो कि हमारे मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो पायरुवेट होता है, लैक्टेट होता है, 60% जो नॉन कार्बोहाइड्रेट से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वो होते हैं हमारे पायरुवेट्स और लैक्टेट, और 20% होता है हमारा अमाइनो एसिड्स, और 20% हमारा क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। 90% ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है लीवर में, और 10% जो होती है कहाँ पे होती है, हमारे किडनी में होती है। अब हम अगर बात करें ब्रेन की, तो अगर आपने 120 ग्राम, कितना, 120 ग्राम या फिर 160 ग्राम अगर आपकी पर डे की नीड पूछी जाए, तो आपको 160 ग्राम आप क्या कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, उसमें से 120 ग्राम्स योर ब्रेन्स नीड टू इन कार्बोहाइड्रेट्स। 120 ग्राम आपके ब्रेन को रिक्वायरमेंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो इन्हीं 120 ग्राम को, जब हमारी बॉडी में यही 120 ग्राम नहीं होगा, तो इस 120 ग्राम को क्या करेगी, वाया द नॉन कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगी, लेगी। दैट इज़ नोन एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो, अब ये दिस इज़ द मेन स्टेप्स जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो, पहला क्या है,
ग्लाइकोलाइसिस जो हमने इन द प्रीवियस क्लास में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा है कि ग्लाइकोलाइसिस में 3 इरिवर्सिबल्स रिएक्शन होती है। तो उस 3 इरिवर्सिबल्स रिएक्शन को हमारा ग्लूकोनियोजिनेसिस कैसे रिवर्सिबल्स में चेंज करता है, इसके लिए ग्लूकोनियोजिनेसिस 4 एंजाइम्स को लेके आता है, जिसमें है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फिर है हमारा जो हमारा पेप था, पेप याद करिए, पेप इज अ फॉस्फोफ्रूटोकाइनेज। तो इस फॉस्फोफ्रूटोकाइनेज के अगेंस्ट क्या करते हैं, एक एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं पेप कार्बोक्सिक काइनेज। फिर आता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट्स। अब देखो बाईपास, एक फर्स्ट बाईपास क्या होता है, फर्स्ट बाईपास में क्या होगा, हमारा पायरुवेट्स, क्या हमारा पायरुवेट्स जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट्स होगी, जीटीपी की रिक्वायरमेंट्स होगी, बायोटीन फैक्टर के जो है, बायोटिक जो हमारा विटामिन होता है, बायोटिक एक्ट एज द को फैक्टर। और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट में और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिक काइनेज किस में इसको कन्वर्ट करेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, किस क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट्स। और वहाँ पे एक एंजाइम आएगी जिसका नाम है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। अब तीसरा बाईपास क्या होगा, ये जो हमारा फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू अ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगी, इट इज़ अ कन्वर्टेड इनटू अ ग्लूकोज, और वहाँ पे एक एंजाइम आएगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, और इट इज़ अकर्ड इन द लीवर, और ये अपसेंट होता है हमारे ब्रेन और लीवर्स में। अब कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी इस पूरे रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, तो 2 पायरुवेट्स कन्वर्टेड इनटू, एक पायरुवेट से कभी भी ग्लूकोज नहीं बनेगा, क्योंकि जब हमने ग्लूकोनियोजिनेसिस में पढ़ा था तो उस समय क्या हो रहा था, 1 ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट्स। तो यहाँ पे भी 2 पायरुवेट्स किस में कन्वर्ट होंगे, 1 ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, और यहाँ पे 4 एटीपी की और 2 जीटीपी की रिक्वायरमेंट्स होगी। मतलब यहाँ पे पूरे 6 हाई एनर्जी फॉस्फेटेज बॉन्ड्स आर consumes to making a gluconeogenesis and the energy consuming process। अब इसी बीच में हमारे बॉडी में होती है एक साइकिल जिसको बोलते हैं कोरी साइकिल्स या फिर एलानिन साइकिल। देखो जब हमारे मसल्स में आरबीसी में, जब हमारे मसल्स में आरबीसी में लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा तो फिर वो लीवर में जाएगा, लीवर से फिर वो कहाँ पे जाएगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज के बाद बैक टू इन अ मसल्स। जैसे में आप क्या करो, एलानिन साइकिल्स को याद रखो, आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, करते करते आपके मसल्स में क्या हो रहा है, लैक्टेशंस हो रहा है, लैक्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमारी बॉडी को नीड टू एनर्जी फॉर द हैवी एक्सरसाइज, तो वो किस में क्या होगा, एलानिन, लीवर, पायरुवेट्स और ग्लूकोज, जब आप ड्यूरिंग द फास्टिंग कंडीशंस में होते हो। अब अगर हम बात करें कुछ और इरिवर्सिबल स्टेप ऑफ द ग्लूकोनियोजिनेसिस की, तो
कुछ फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लूकोजिनिक स्पेसिफिक एंजाइम्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, पायरुवेट्स को ऑक्सैलो एसीटेट्स में कन्वर्ट करता है। और उस एंजाइम्स का नाम क्या है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। मतलब कि वंस ऑक्सैलो एसीटेट is produced it to reduce malates to transported to cytosol। अब अगर हम पूरे ऑल ओवर टॉपिक की बात करें कि जो हमने ग्लूकोनियोजिनेसिस में पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा कि भैया 10-12 घंटे अगर हमने फास्टिंग कंडीशंस में गए तो उसके बाद हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स कैसे मेंटेन होगा, हमारे ब्रेन को, हमारे आरबीसी को, जहाँ पे पूरी तरह से डिपेंड होता है ग्लूकोज के लिए। अब हम जब फूड ही नहीं ले रहे हैं, अवेलेबल्स नहीं है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज कहाँ से आएगा, तो आंसर इज़ द ग्लूकोनियोजिनेसिस। हमारी बॉडी के पास हमेशा एक बैकअप सिस्टम होता है जो फास्टिंग या फिर स्टारवेशंस के टाइम नए ग्लूकोज को बनाता है। अब अगर हम बात करें ग्लूकोनियोजिनेसिस की, तो ग्लूकोनियोजिनेसिस जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल्स ही नहीं होता है, तब लीवर क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस का यूज़ करके ग्लूकोज को बनाता है, और दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ग्लूकोनियोजिनेसिस। अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारी बॉडी सिर्फ खाना खाने के बाद ही ग्लूकोज यूज़ करती है, तो नहीं, बॉडी को 24 आवर्स ग्लूकोज चाहिए। तो ब्रेन ऑलमोस्ट सिर्फ ग्लूकोज को ही एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ करती है। आरबीसी में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो क्या करती है, आरबीसी सिर्फ ग्लूकोज से ही एटीपी को बनाती है। हमारे नर्वस सिस्टम को कंटिन्यूअस ग्लूकोज सप्लाई चाहिए। हमारी बॉडी स्टारवेशंस के कंडीशंस में है, तो हमारी बॉडी के मसल्स और फैट को तोड़ के ग्लूकोज को बनाती है। इसीलिए हमारी बॉडी के लिए ग्लूकोनियोजिनेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लीवर में मेजर साइट सबसे ज़्यादा ग्लूकोनियोजिनेसिस जो है वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। इसलिए लीवर को हम क्या बोलते हैं, लीवर को हम बॉडी की ग्लूकोज फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी की ग्लूकोज फैक्ट्री कहते हैं। किडनी लॉन्ग स्टारवेशंस अगर कंडीशन हो रही है तो वहाँ पे किडनी में भी ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है। व्हेन डज ग्लूकोनियोजिनेसिस अकर्स, ब्रेकफास्ट हो या फिर लंच हो, उसके बीच में बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज बनाती है। ड्यूरिंग द स्लीप, मान लो रात भर फास्टिंग चलती है तो लीवर क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। हैवी एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज के बाद मसल्स में लैक्टेट कलेक्ट होते हैं, ये लीवर में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टारवेशन का कंडीशन हो या फिर हम बहुत ज़्यादा जब प्रोटीन रिच डाइट्स को लेते हैं तो वहाँ पे हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, ग्लूकोनियोजिनेसिस की ज़रूरत होती है। क्या क्या प्रिकर्सर होते हैं, देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्रिकर्सर क्या होता है। बहुत लोग प्रिकर्सर्स का मतलब ही नहीं समझ पाते। देखो प्रिकर्सर्स का मतलब वो सब्सटेंस जो ग्लूकोज बनाते हैं। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दैट आप रास्ते से चल रहे हो और कोई क्या करे, आपको बताए कि आप इस रास्ते से जाओ तो आपका घर आएगा, तो वो पर्सन क्या होगा, प्रिकर्सर होगा। तो हमारी बॉडी में कुछ प्रिकर्सर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पायरुवेट। पायरुवेट क्या करता है, जैसे ही हमारा ग्लाइकोलाइसिस की एंड होती है,
पायरुवेट्स का फॉर्मेशन होता है। लैक्टेट, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आरबीसी है, तो इन सब में क्या होती है, लैक्टेट बनता है और लैक्टेट लीवर में जाके ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन ब्रेकडाउन के बाद अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, या फिर ये पायरुवेट या फिर कोई टीसीए चल रही है तो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज को बनाते हैं, जिसमें आता है हमारा एलानीन। फिर आता है हमारा ग्लिसरॉल्स। फैट ब्रेकडाउन के बाद ग्लिसरॉल रिलीज़ करते हैं, ये लीवर में ग्लूकोज में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। क्या रिलेशन है ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजिनेसिस में, क्या दोनों में क्या रिलेशनशिप है, क्यों दोनों साथ में चलते रहते हैं? देखो, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। वहीं पे ग्लूकोनियोजिनेसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज बनता है। मतलब एक में टूट रहा है, एक में बन रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों पाथवे क्या हैं, एक दूसरे से अपोजिट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग हैं। लेकिन ग्लूकोनियोजिनेसिस ग्लाइकोलाइसिस का एग्जैक्ट रिवर्स नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 3 ऐसा रिएक्शन होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है, इसलिए बॉडी को बाईपास रिएक्शन का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें आता है हमारा पहले कौन सा एंजाइम है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्या है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। फिर क्या है हमारा, उसके बाद है हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। उसके बाद क्या है हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फोटेज। फिर क्या है ग्लूकोज 6 फॉस्फोटेज। ये सब क्या होते हैं, ये सब एक बाईपास होते हैं, एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस के इरिवर्सिबल रिएक्शंस को रिएक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है, कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है, देखो 1 2 एटीपी, एडीपी, इसका मतलब 2 एटीपी बना और कितने जीटीपी बने, 4 एटीपी का यूज़ होता है और 2 जीटीपी, मतलब पूरे 6 एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो होती है इसमें यूज़ होती है। इसी वजह से ग्लूकोनियोजिनेसिस को एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस भी कहते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कोरी साइकिल, बार बार आप लोग कोरी साइकिल्स के बारे में सुने होंगे। इसी में कोरी साइकिल्स, मान लो हमारा जो मसल्स है, आरबीसी में क्या होती है, लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है और यही लैक्टेट थ्रू द ब्लड कहाँ पे जाता है, लीवर में जाता है और लीवर इसी लैक्टेट को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ये ग्लूकोज फिर बॉडीज़ के ब्लड के थ्रू कहाँ पे, मसल्स तक पहुँचता है और मसल्स उसकी एनर्जी का यूज़ करता है। इससे हम बोलते हैं कोरी साइकिल। कुछ क्लिनिकल से इम्पॉर्टेंट है, जैसे फास्टिंग के दौरान ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है, हाइपोग्लाइसेमिक से बचता है, डायबिटीज़ मेलिटस में ग्लूकोनियोजिनेसिस बढ़ सकती है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, लॉन्ग स्टारवेशंस में बॉडी को सर्वाइवल्स मैकेनिज़म्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के हम लोगों ने लेक्चर्स में क्या देखा, ग्लूकोनियोजिनेसिस जिसमें न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, लीवर इसकी मेन साइट थी और माइनर साइट्स किडनी थी जिसमें कुछ प्रिकर्सर थे, पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल्स, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स और इसमें कुछ की एंजाइम्स थे। पूरे 4 एटीपी का रिक्वायरमेंट्स हुआ, 2 जीटीपी का रिक्वायरमेंट्स हुआ और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट साइकिल्स भी चले जिसको बोलेंगे कोरी साइकिल। थैंक यू सो मच।
आज की क्लास में यही पे एंड करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट डे। और मैं आप लोगों से अभी क्लास इस लेक्चर्स के बाद कम से कम 10 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी फॉर द टॉपिक ऑफ द ग्लूकोनेओजेनेसिस।